जय भीम। और आज एक बार फिर हम लेकर हाजिर हैं अपना एक खास वीडियो, और ये हमारे चैनल का नाम है द काशीराम ऑफिशियल। साथियों, आज का जो विषय है हमने चुना है मानवर काशीराम साहब के विषय में। जब 1993 में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की मिलीजुली सरकार का गठन हो चुका था, तो सारे देश में एक हड़कंप मच गया था। ये हड़कंप इसलिए मचा था कि किसी को उम्मीद नहीं थी कि राम जन्मभूमि का आंदोलन जो चल रहा था, और जिस आंदोलन की वजह से सारे भारत देश में भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के द्वारा ये प्रयास किया गया था कि अब केवल कमंडल की राजनीति चलेगी। और उस समय कमंडल की राजनीति को फेल करने के लिए बहुत ज़ोर शोर से चर्चा उस समय देश में की गई थी मंडल की। तो एक तरफ कमंडल का बोलबाला था, कमंडल यानी राम मंदिर आंदोलन, और दूसरी ओर मंडल कमीशन। मंडल कमीशन का मतलब जिसमें पिछड़े वर्ग को आरक्षण देने का उस पर प्रावधान किया गया था। तो वह मुद्दा भी पूरे ज़ोर शोर के साथ देश में उठाया जा रहा था। और मंडल कमीशन के मुद्दे को उठाने का सबसे बड़ा जो काम किया था वह किया था मानवर काशीराम साहब ने। बहुत बड़ा आंदोलन चलाया था मंडल कमीशन को लागू करने के लिए। और इसके परिणाम स्वरूप ही 1993 में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का जो गठबंधन हुआ, यानी सपा और बसपा का जो गठबंधन हुआ, उस गठबंधन ने भारतीय जनता पार्टी को धूल चटाने का काम किया था। और ये ऐसा एक अनोखा पूरे देश में इस तरह का माहौल बना दिया गया था कि जब इतने बड़े आंदोलन को ये लोग फेल कर सकते हैं, और कौन फेल कर सकते हैं? मानवर काशीराम साहब। ये केवल मानवर काशीराम साहब का करिश्मा था कि कमंडल की राजनीति को पूरी तरह विफल कर दिया गया था। और जो मानवर काशीराम साहब ने जातियों के बारे में जो जागरूकता पैदा की थी, उस जातीय जागरूकता के कारण ये इतना बड़ा परिवर्तन देश में देखने को मिला था कि सपा बसपा की मिलीजुली सरकार 1993 में देश में अस्तित्व में आ गई थी। तो जब जातीय जागरूकता का इतना बड़ा नतीजा पूरे देश ने देखा, तो जो उस समय का प्रेस मीडिया था वो भी एकदम से भौचक्का रह गया। और प्रेस मीडिया ये सोच करके कि भाई इसके पीछे कौन है, जातीय जागरूकता पैदा करने के पीछे कौन है, उन्होंने जब देखा कि यह सारा खेल बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक मानवर काशीराम साहब का है। तो मानवर काशीराम साहब को जो अब तक इग्नोर कर रहा था, हम सब जानते हैं कि मानवर काशीराम साहब को बहुत लंबे समय तक प्रेस मीडिया के द्वारा इग्नोर किया गया, मानवर काशीराम साहब की उपेक्षा की गई थी। लेकिन जब एक बहुत बड़ा चमत्कार इस देश में हो गया कि और मंडल की राजनीति का उदय हुआ और सपा बसपा गठबंधन का राज इस देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में हो गया, तो मानवर काशीराम साहब के तरफ सारे प्रेस मीडिया की नज़रें एकदम से उठ गईं। तो मानवर काशीराम साहब के बारे में तरह तरह से स्टोरीज छपने लगीं। और यहाँ तक कि जो देश का सबसे जो टॉप का प्रेस मीडिया था, उस टॉप के प्रेस मीडिया ने भी बड़ी बड़ी कवर स्टोरी छापने का काम उस दौरान किया था। तो उसी जो प्रेस मीडिया के बारे में मानवर काशीराम कहते थे, मानवर काशीराम साहब क्या कहते थे, क्योंकि वो मीडिया से बहुत बड़ा उनको कई बार सेटबैक लग चुका था। मीडिया के बारे में जितना ज़्यादा आज तक के इतिहास में मानवर काशीराम साहब ने जो जानकारी हमारे सामने रखी, वो हमको जानना बहुत ज़रूरी है कि प्रेस मीडिया क्या करता है कि अगर कोई बहुजन आंदोलन और ख़ास तौर से SC ST OBC का आंदोलन चलता है, तो प्रेस मीडिया सबसे पहले उसको इग्नोर करता है।
ये मानवर काशीराम साहब का कहना था। वो उसकी पूरी तरह से उपेक्षा करेगा। और अगर ज़्यादा फिर भी हमारा आंदोलन चलता है, यानी ये बहुजन आंदोलन अगर फिर भी चलता है तो इग्नोर नहीं करेगा, तो उसको ब्लैक आउट करेगा। यानी उसको जानकारी तो है प्रेस मीडिया को कि हाँ आंदोलन चल रहा है, लेकिन उसको कहीं भी अखबार में, मीडिया में जगह नहीं दी जाएगी, कोई उसके बारे में खबरें नहीं छपेगी उसको, यानी इसको कहते हैं ब्लैक आउट करना। तो दूसरा जो मीडिया काम करेगा वो करेगा ब्लैक आउट करना। अगर इसके बावजूद भी आंदोलन नहीं थमता है और आंदोलन लगातार बढ़ता जाता है तो फिर मीडिया क्या करेगा? मीडिया करेगा ब्लैकमेल करने का काम। ब्लैकमेल करने का काम मीडिया करेगा, यानी कि सही खबरों को वो तोड़ मरोड़ करके पब्लिक के सामने पेश करेगा, जिससे कि पब्लिक गुमराह हो सके। ये प्रेस मीडिया उस ज़माने में भी, मान्यवर काशीराम साहब के ज़माने में भी यही ऐसा उसकी कार्यशैली रहती थी प्रेस मीडिया की। और हम सब जानते हैं कि आज के दौर में भी प्रेस मीडिया वही काम कर रहा है कि आज भी सही खबरें, जो बहुजन आंदोलन से संबंधित जो सही खबरें हैं, वो सही खबरें हमारे समाज के साथ शेयर नहीं कर रहा, समाज तक नहीं पहुंचने दे रहा, और उसमें कहीं न कहीं बहुत ही नमक मिर्च लगा करके या उसको गलत सलत तरीके से बहुजन आंदोलन को पेश करने का काम आज भी मीडिया कर रहा है। बहरहाल आज हम जो ये वीडियो आपके सामने लाए हैं उसका मुख्य विषय है कि जब सरकार बन गई थी तो 13 फरवरी से 19 फरवरी तक, 13 फरवरी से 19 फरवरी तक की 1994 की ये मैगज़ीन है। और ये मैगज़ीन है संडे। देखिए ये जो है ये संडे मैगज़ीन है। ये साप्ताहिक मैगज़ीन संडे मैगज़ीन इसका नाम था, जो वीकली छपती थी इंग्लिश में, और पूरे देश में इसकी करोड़ों प्रतियां, लाखों प्रतियां ये इसमें बिकती थी इस मैगज़ीन की। तो ये बहुत ही प्रतिष्ठित मैगज़ीन मानी जाती थी संडे। और इस मैगज़ीन का जो कवर स्टोरी छपी थी 1994 में, जैसा कि आपने देखा कि इसका टाइटल दिया है कास्ट कॉन्शस, यानी मान्यवर काशीराम साहब को सबसे ज़्यादा कास्ट कॉन्शस बताया गया है। जातीयता के बारे में, जातियों के बारे में सबसे ज़्यादा जानकारी रखने वाला कोई शख्स है इस देश में तो वो है मान्यवर काशीराम। तो ये कवर स्टोरी बोल रही है, संडे जो मैगज़ीन है उसकी कवर स्टोरी में जो हेडिंग दिया है कास्ट कॉन्शस, और इसमें ऊपर एक जो लाइन लिखी है वो भी आपको समझने की ज़रूरत है। काशीराम टेक्स द कंट्री बाय स्टॉर्म एंड सेट्स न्यू रूल्स फॉर इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। एक तूफान सा खड़ा कर दिया है काशीराम साहब ने, एक देश में तूफान सा खड़ा कर दिया है, और जो चुनावी राजनीति है, जो इलेक्शन की पॉलिटिक्स है, उसके लिए नए नियम स्थापित करने का काम मान्यवर काशीराम साहब ने किया है। तो ये इससे संबंधित ही आज हमारा ये वीडियो है, क्योंकि ये मैगज़ीन हमारे पास उपलब्ध है उस समय की। जैसा कि मैंने बताता रहा हूँ कि जो खास मान्यवर काशीराम के आंदोलन से जुड़े जो मुख्य किसी भी दौर में कुछ इस तरह का रहा, जो प्रेस मीडिया ने जो छापा, तो हमने सुरक्षित अपने पास अभी तक रखा है। तो इसीलिए आज ये युवाओं के लिए भी ये जानना ज़रूरी है, आज की जो वर्तमान पीढ़ी है उसके लिए भी ये जानना ज़रूरी है कि मान्यवर काशीराम साहब का जो पॉलिटिक्स थी वो किस तरीके से यहाँ तक पहुँची। तो जैसे कि ये मैगज़ीन में मैं आगे आपको फ़ोटो दिखा रहा हूँ, ये 23 नंबर पेज पर ये फ़ोटो छपा है मान्यवर काशीराम साहब का। ये भी यूनिक फ़ोटो है, ये आपने कई जगह शायद देखने को आपको मौका मिला होगा। ये काशीराम साहब का फ़ोटो छपा है मैगज़ीन ने, और उसके अगले पेज पे ये स्टोरी, कई पेज की स्टोरी है, ये है जिसका नाम दिया है कास्ट कॉन्शस। तो ये मैगज़ीन में काशीराम साहब का एक फ़ोटो है, इसमें किसी रैली को वो संबोधित करते हुए हाथ हिलाते हुए देखे जा सकते हैं। तो ये जो मैगज़ीन में आप लोगों को ये मैं बताना चाहता हूँ कि
ये जो लिखा है कि एकदम से जब जातिवादी राजनीति, जो जातीयता की जो राजनीति, जाति तो सब जानते हैं कि जो भारत देश है इसमें हजारों साल से जातियों का राज रहा है, लेकिन कुछ चंद जातियां थीं जिन्होंने हमेशा से इस देश पर राज किया। लेकिन ये कांशीराम साहब का करिश्मा था कि उस जो लोग अब तक राज कर रहे थे उसको बिल्कुल उलट पुलट दिया, और जो दलित और पिछड़ी जातियां थीं वो राज करने के सेंटर में आ गईं, यानी उनके हाथ में ताकत आ गई। जिन लोगों को अभी तक ताकत से दूर रखा जाता था, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में जिनकी कोई ताकत नहीं मानी जाती थी, ये कांशीराम साहब का करिश्मा था कि उन जातियों को भी चुनावी राजनीति में वर्चस्व हासिल करने का जो मौका दिया, ये केवल और केवल माननीय कांशीराम साहब की देन है। जो दलित पिछड़ी जातियां, जिनको दूर दूर तक इनका कोई दबदबा नहीं माना जाता था, तो ये जब देखा, ये ऐसा जब हो गया, तो पूरे देश में जब ये एक तरीके से तहलका मच गया, तो उसी के बारे में ये रिपोर्ट मैं आपके सामने रख रहा हूँ। बहुत ध्यान से ये समझने की ज़रूरत है कि इन बॉम्बे महाराष्ट्र चीफ मिनिस्टर शरद पवार अनाउंस्ड द रीनेमिंग ऑफ द मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी आफ्टर B.R. अम्बेडकर लेस देन 48 आवर्स बिफोर कांशीराम शेड्यूल्ड रैली एट शिवाजी पार्क। यानी जब उनको सफलता मिल गई यूपी में, तो फिर कांशीराम साहब दूसरे प्रदेशों में अपने कार्यक्रम लगाने लगे। तो एक कार्यक्रम लग गया महाराष्ट्र में। तो ये लिखता है, मैगजीन में लिखा है कि 48 घंटे पहले ही जो माननीय कांशीराम साहब की रैली होने वाली थी शिवाजी पार्क में, तो एक बहुत बड़ा डिमांड महाराष्ट्र के लोगों की रही थी कि एक मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी है औरंगाबाद ज़िले में, जिसको लंबे समय से वहाँ के लोग, वहाँ के जो महार समाज के लोग थे, वो बहुत लंबे समय से आंदोलन कर रहे थे। 20 साल तक आंदोलन चला, जिसमें कई लोगों की जान गई, आगजनी हुई, बहुत भारी जान और माल की क्षति हो गई। इसके बावजूद भी मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी का नाम बदल करके जो वहाँ के जो महाराष्ट्र के लोग थे, बाहर जाति के जो लोग थे, वो बाबा साहब के नाम पर उस यूनिवर्सिटी का नाम बदल करके रखवाना चाहते थे। उनकी मांग थी ये, लेकिन उस मांग को वहाँ की सरकार ने नहीं माना था। लेकिन जैसे ही मतलब माननीय कांशीराम साहब के ने यूपी में करिश्मा करके दिखाया, और फिर उसके बाद में उन्होंने जो रैली आयोजित करने का कार्यक्रम रखा, तो उसके ठीक 48 घंटे पहले महाराष्ट्र के शरद पवार ने उस यूनिवर्सिटी का नाम बदल करके बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर यूनिवर्सिटी रखने का काम किया। ये मजबूर हो गई वहाँ की सरकार कि भाई कांशीराम यहाँ आकर के भी पता नहीं क्या खेल कर दें, कैसा काम कर दें। तो इसलिए पहले से पहले ही उन्होंने उस यूनिवर्सिटी का नाम बदल दिया और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के नाम पर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी का नाम रखने का काम किया। तो ये इतनी बड़ी बात उस समय हो गई थी। तो उसके बाद में लिखा है कि इन गांधीनगर, यानी कहीं भी दूसरे प्रदेशों में भी इन गांधीनगर चीफ मिनिस्टर एंड फॉर्मर एंटी रिजर्वेशनिस्ट चिम्मन भाई पटेल डिड नॉट वेट फॉर द बहुजन समाज पार्टी चीफ टू कम calling but went ahead and raised the reservation quota from 10 to 27% from 1st May 1994। अब देखिए कि गांधीनगर यानी गुजरात में क्या हो रहा था कि गुजरात में पिछड़ी जातियों का जो रिजर्वेशन था वो केवल 10% था, और 10% कोटे को बढ़ा करके वहाँ के लोगों की लंबे समय से डिमांड थी कि इसको 27% किया जाए। कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। लेकिन जैसे ही यूपी में ये सरकार बदली और माननीय कांशीराम साहब का गुजरात में कार्यक्रम लगा, तो वहाँ की जो सरकार है, चिम्मन भाई पटेल की जो सरकार थी, मुख्यमंत्री उस समय थे, वो इतने ज़्यादा घबरा गए कि उन्होंने आनन फानन में वहाँ के जो आरक्षण कोटा था पिछड़े वर्ग का, उसको 10% से बढ़ाकर 27% करने का काम किया। ये था कांशीराम साहब का करिश्मा कि गुजरात में वालों ने इतना बड़ा स्टेप ले लिया। और उसके बाद लिखा है इन बेंगलोर वेयर कांशीराम हैज़ बीन फ्लर्टिंग विद द स्टेट जनता दल प्रेसिडेंट H.D. देवेगौड़ा, कर्नाटका कांग्रेस S. बंगारप्पा एंड चीफ मिनिस्टर वीरप्पा मोइली, द JD हैज़ डिमांडेड ए जुडिशियल इंक्वायरी इनटू एन आउटरीच अगेंस्ट ए हरिजन यूथ इन द कोलार डिस्ट्रिक्ट। एक कांड हो गया था बेंगलोर में और उसमें कोई सुनवाई नहीं हो रही थी,
तो जैसे ही कांशीराम साहब का कार्यक्रम लगा बेंगलोर में, तो वहाँ के जो सरकार थी वीरप्पा मोइली की और कांग्रेस की जो सरकार थी, उन्होंने आनन फानन में वहाँ पर भी इस बात का संज्ञान लिया गया कि एक कोलार जो वहाँ की सोने की खान है, उसमें एक हरिजन युवक के साथ में जो बहुत बड़ी घटना हुई थी, उसका संज्ञान लेने के लिए बेंगलोर यानी कर्नाटक की सरकार को विवश होना पड़ा था। आगे लिखा है कि इन हैदराबाद, अब आगे जब आंध्र प्रदेश की बात लिखी है कि इन हैदराबाद वेयर कांशीराम स्पेंट 3 days टू इन जनवरी CM विजय भास्कर रेड्डी अनाउंस्ड द सेटिंग अप ऑफ ए आंध्र प्रदेश बैकवर्ड क्लास कमीशन एंड डिक्लेरेशन अबाउट 60% ऑफ द वैकेंसीज फॉर political appointees in several state government undertakings would be filled by weaker sections in the कापूस। वहाँ की जो पिछड़ी जातियाँ थी आंध्र प्रदेश में कापूस की, तो उनके लिए भी रिजर्वेशन की डिमांड को वहाँ की सरकार नहीं मानने के लिए तैयार नहीं थी। लेकिन जैसे ही कांशीराम साहब का कार्यक्रम लगा, तो हैदराबाद में आंध्र प्रदेश की सरकार ने भी आनन फानन में वहाँ पर भी लागू कर दिया। एक कांशीराम साहब से सारे देश में इतना तहलका मच गया कि जहाँ भी कांशीराम साहब का कार्यक्रम लग रहा था, उससे पहले ही वहाँ की सरकारें दलितों और पिछड़ों से संबंधित जो डिमांड उनकी लंबे समय से उसको पूरा नहीं कर रहे थे, लेकिन कांशीराम साहब के कार्यक्रम की उनको ये सूचना मिलती है कि कांशीराम यहाँ आने वाले हैं, तो उससे पहले ही दलितों और पिछड़ों की मांगों को पूरा करने की उन्होंने होड़ लगा दी। कितना बड़ा कार्यक्रम, कितना बड़ा, आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कांशीराम साहब का डर पूरे देश में फैल गया था। आगे में है इन पटना वेयर द BSP इज स्टिल ए पॉलिटिकल नॉन एंटिटी, चीफ मिनिस्टर लालू प्रसाद यादव ऑफ द जनता दल प्रेसिडेंटेड ओवर ए हरिजन आदिवासी चेतना रैली इन जनवरी, इंस्टॉल्ड ए स्टैच्यू ऑफ जगजीवन राम एट हिज ऑफिशियल रेजिडेंस एंड कंटिन्यूड विद हिज प्रोग्राम टू वाश एंड कट द हाफ हेयर ऑफ द दलित्स। यानी लालू प्रसाद जी भी जो इग्नोर कर रहे थे शेड्यूल कास्ट के लोगों को, उन्होंने भी उनके साथ में सहानुभूति दिखाना शुरू कर दिया। एंड इन कैलकाटा वेयर कांशीराम मेड ए सीक्रेट विजिट इन December ostensibly to restructure the BSP organization to the state chief minister Jyoti Basu presided over a meeting of the CPIM state committee asking each ministry to submit a report specifying what it was doing for the uplift to the backwards and what further benefits could be given to the scheduled caste candidates at the joint entrance examination in engineering examinations। यानी उधर जो है ना, बंगाल की सरकार को भी यही करना पड़ा। बंगाल में जो ज्योति बसु की सरकार थी, जो वो भी जो है बैकवर्ड क्लास के प्रति बिल्कुल उदासीन थी, तो उन्होंने भी, बंगाल की सरकार ने भी दलितों के जो छात्र हैं जिनको रिजर्वेशन का कोटा पूरा नहीं किया जा रहा था, तो उनके लिए ज्योति बसु सरकार ने भी रिपोर्ट मांग ली कि मुझे बताया जाए कि कितना कोटा अभी तक पूरा होना बाकी है, जिससे कि उनके बेनिफिट के लिए और योजनाएं बनाई जा सकें। यानी कि सारा का सारा जो सरकारों का एकदम से जो हाहाकार मचा दिया, तो ये था जो है इस तरीके का जो माहौल माननीय कांशीराम साहब के जो दौरे हो रहे थे पूरे देश में। और ये क्यों संभव हुआ कि यूपी में सपा बसपा की जब सरकार बन गई थी, तो ये लगने लगा था कि सारे देश में माननीय कांशीराम साहब इस तरह का जो माहौल बनेगा, इससे दूसरे जो दलों की सरकारें थी वो उनको हिला के रख दिया था। और जो अब तक दलितों पिछड़ों के प्रति उनका उदासीन रवैया था, उसको उदासीन रवैया को छोड़ते हुए उनके फ़ायदे के लिए, उनके जो पुरानी लंबे समय की डिमांड थी उनको पूरा करने के लिए सरकारों ने एकदम से उनमें एकदम से चेतना जागृत हो गई थी। तो ये कांशीराम साहब का करिश्मा था। क्योंकि ये वीडियो बड़ा है और आने वाले समय में आने वाले, और इसमें काफ़ी कुछ लिखा हुआ है जिसको हमारे दर्शकों को जानना बहुत ज़रूरी है। मैं इसके बाद इस वीडियो को तो मैं यहीं समाप्त करता हूं, और आने वाले समय में अभी जल्दी ही इसमें जो बाकी जो इसमें स्टोरी लिखी है, माननीय कांशीराम साहब की जो बाकी बातें लिखी हैं, बहुत इम्पोर्टेंट बातें हैं। अगले आने वाला जो वीडियो है आप उसको ज़रूर देखिएगा, और उसमें भी हम बहुत सारी बातें माननीय कांशीराम साहब के आंदोलन से संबंधित आपको बताएंगे। और इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत,
और इस निवेदन के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और अगर चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को अवश्य भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।